की जो हमारी बिजली की ज़रूरत है उसमें काफ़ी तफावत रहती है। विंटर में बिजली की हमारी ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो लगभग 2100 मेगावाट की वैली की डिमांड है डेली, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है 1400 से 1500 मेगावाट। पिछले साल से इस साल जो है तकरीबन 150 मेगावाट का उसमें इजाफा हुआ है। इवन जनवरी तक और उसमें 120 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा हमारी अवेलेबिलिटी में। लस्सीपुरा ग्रिड स्टेशन और दलीना ग्रिड स्टेशन का अपग्रेडेशन चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन और कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ज़रूरत है और अवेलेबिलिटी है उसमें तफावत है। उससे चलते पावर शेड्यूल्स कट जो है डिपार्टमेंट लगाता है। शेड्यूल्ड कट जो है अनाउंस होते हैं, कंसर्न पीडीडी डिवीजन के तौर पर वो रहते हैं, अलग अलग ग्रिड स्टेशन के लिए अलग अलग रहते हैं। पिछले साल क्योंकि नवंबर के पहले वीक में ही काफ़ी बर्फबारी हुई थी और उसमें जो हमारा दलीना ग्रिड स्टेशन जो लाइन जाती है उसके 2-3 टावर जो है उसमें नुकसान पहुंचा था, जिससे चलते तकरीबन 1 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा बिजली का नॉर्थ कश्मीर में डिफिकल्टीज गई थी। इस साल जो है वैसे हालात नहीं आने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी प्रयास किया है। तकरीबन जो है 700 के करीब ट्रांसफार्मर्स अलग अलग कैपेसिटीज के कश्मीर के 10 जिलों में सरप्लस में रखे हैं। इवन जो हायर रिचेस वाले एरियाज है उन एरियाज में भी एडवांस में ट्रांसफार्मर्स रखे जाएंगे, कहीं क्लस्टर के तौर पर। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ट्रांसफार्मर बैंक्स रहती थी, अभी इवन जो हायर रिचेस वाला एरिया है, जैसे बात करें तो अनंतनाग में कोकरनाग साइड से एरिया है, पहलगाम ब्लॉक है, तो वहाँ भी कुछ एक मात्रा में ट्रांसफार्मर्स रखे जाएंगे ताकि हमारा रिस्पांस पीरियड कम रहे। ट्रांसफार्मर जलने के बाद तुरंत उसको रिप्लेस किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास रहेगा कि सिटीज में ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर बदला जाए और रूरल एरियाज में भी जो है मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रांसफार्मर्स बदला जाए। उसके लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमने कर दी है। सभी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे दी है, रिक्वायर्ड मटेरियल वहाँ पहुँचाया गया है, कंट्रोल रूम्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। प्रयास है कि इस साल जो है डेफिनेटली पूरी जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल नहीं होगी, लेकिन उसको कंफर्टेबल बनाने का प्रयास रहेगा। जहाँ तक केएनटी के जरिए से आम आवाम के लिए अपील का सवाल है, मैं आम आवाम को एक अपील करना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर जलने का मेन कारण रहता है क्रूड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करना। जैसे कि आप जो पुराने तरीके के जो वाटर हीटर्स रहते हैं या रूम हीटर्स रहते हैं उनको यूज करने से जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर बिजली की ज़रूरत पड़ती है और उससे चलते जो है ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लाइंस खराब हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। कृपा करके आपको रिक्वेस्ट है कि इस साल जो है कोई भी वो क्रूड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज नहीं करेगा। जो आपकी पावर की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आपने जब कनेक्शंस लेते वक्त दी हुई है उससे ज़्यादा मत कंज्यूम करें, क्योंकि बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी के हिसाब से बनाया रहता है। अगर किसी एक मोहल्ले में 100 घर है और 100 घर का वाटर पावर रिक्वायरमेंट जो उन्होंने एप्लीकेशन में दी रहती है उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बनाते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा करने का प्रयास किया तो ट्रांसफार्मर उस उतने कैपेसिटी का लगा नहीं रहता, जिससे चलते वो जल जाता है। तो मेरी आपको सबको ये रिक्वेस्ट है कि जो क्रूड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पहले जो यूज़ होते थे वो जो है अब हम इस साल यूज़ नहीं करेंगे। और कहीं अगर कोई पड़ोसी यूज़ कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट जो है हमारे कंट्रोल रूम में दे दीजिए। हमारी टीम्स जो है
मौके पर जाकर के छापे भी मारेगी और उनको जब्त भी करेगी। जब्त करने के बाद जो है इवन एफआईआर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दायर करेगी। जो दुकानदार रहते हैं ऐसे क्रूड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेल करते हैं, उन पर भी हम नकेल कसने वाले हैं। पिछले साल भी ये ऐसे अप्लायंसेस पर बैन लगाई गई थी, इस साल भी लगी हुई है और हमारी टीम जो है शॉप्स पर जाकर के देखेगी। अगर कहीं उन्होंने शॉप में नहीं रखा है, अपने गोडाउन में रखा है, तो गोडाउन में भी छापे पड़ेंगे। अगर कहीं भी निकला ऐसा मटेरियल तो सीधा जो है एफआईआर दायर करने से हमारी टीम रुकेगी नहीं। बर्फबारी अच्छी हो इसकी मैं कामना करता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं बर्फ इज बेसिकली रेनफॉल, एक कंडेंस्ड फॉर्म में जो है रेन है। और जितनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, कहते हैं कि जो हमारे दरख्त है जिनको फल लगते हैं, उनको फल की तादाद और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। चाहे एप्पल है, दूसरे पेड़ है, उनको फल भी अच्छे लगते हैं। तो बर्फबारी होना जो है एक अच्छी बात है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है और तकलीफें जो होती है, डेफिनेटली उसको कम करने का प्रयास रहेगा। 14 तारीख को जो आपने अनुमान बताया है कि इवन उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है। अलग अलग रोड की एजेंसीज अलग अलग रहती है। कश्मीर को कनेक्ट करने वाला जो मेन नेशनल हाईवे है वो NHAI और BRO देखती है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रामबन जिले में खास करके जो है इसमें रुकावटें आ सकती है, चाहे बर्फबारी चौहार टनल के आसपास के एरिया में होने से है, या जो नीचे वाला एरिया है रामबन बनियाल के नीचे वाला, जहां लैंडस्लाइड के चलते जो है रोड में रुकावट आती है। वो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से ही प्रिपरेशंस की हुई है। जहां तक जो दूसरे एरियाज है, जो बॉर्डर एरियाज है, करना, केरन, तंगदार और गुरेज में तुलेल, इन एरियाज को कनेक्टिंग जो पासेस है जो BRO मेंटेन करता है, साधना टॉप है या राजदान टॉप है या जमींदार वाला गली है, इनको BRO का प्रयास रहेगा कि पिछले साल जैसे ही मैक्सिमम पीरियड तक उसको ओपन रखे। पिछले साल जो है जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक उन्होंने इन पासेस को ओपन रखा था। इस साल भी BRO जो है उसको प्रयास करेगी कि वो मैक्सिमम पीरियड तक वो ओपन रखे और फिर विंटर होने के बाद जल्दी से जल्दी उसको खुला भी करे। जो वादी के अंदर जो तकरीबन 15,000 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है वो 2 एजेंसीज में बांटा गया है। एक तो है PWD जो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए रोड स्नो क्लियरेंस करती है, और दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग जो अपने खुद के इक्विपमेंट के जरिए स्नो क्लियरेंस करती है। PWD तकरीबन 8,000 किलोमीटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग जो है तकरीबन 6,000 किलोमीटर रोड क्लियरेंस करने का उनको जिम्मा दिया है। उन्होंने उसके लिए जो जो एडवांस प्रिपरेशन लगती है वो किए हैं। इवन इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ विंटर की डंपिंग हमने एडवांस में की है। अप्रैल तक की जो चावल, गेहूं, आटा जो PDS के तहत देते हैं उन एरियाज में डंप किया है। बॉर्डर एरियाज के अलावा भी वादी के दूसरे 9 जिलों में जो हाई रिचेस के विलेजेस आते हैं, 695 विलेजेस में हमने फेयर प्राइस शॉप पर 3 महीने का राशन एडवांस में डंप किया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, ताकि इन एरियाज में इवन अभी PMGSY का रोड नेटवर्क बना है, लेकिन अगर स्नोफॉल होता है तो वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट करना, तहसील रोड्स कनेक्ट करना, मेजर हॉस्पिटल्स के रोड खुले करना। तो PMGSY रोड जो है लास्ट प्रायोरिटी आती है, लेकिन उस एरिया के लोगों को डिफिकल्टीज ना जाए, उसलिए केरोसिन और जो PDS का जो राशन रहता है इन एरियाज, इन 695 विलेजेस में भी हमने डंप किया हुआ है। जो गवर्नमेंट का सप्लाई है वो गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर अवेलेबल करवाया है। राशन
जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 महीने का एडवांस में स्टॉक रखा हुआ है। केरोसिन भी तकरीबन जो है 1.5 महीने से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट का स्टॉक हमने किया है। एलपी भी जो है 15 से 20 दिन का स्टॉक एट अ टाइम रह रहा है और उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आ रही है। अभी जो डिफिकल्टीज है वो है पेट्रोल और डीजल की, खुसूसन तौर पर पंजाब में जो फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा था फार्मर बिल से रिलेटेड, उससे चलते वो आई है, लेकिन उसमें भी अभी सुधार आ रहा है। इंशाअल्लाह ये 14 तारीख के पहले जो है हमारा उसका भी स्टॉक रूटीन तक आ जाएगा। जहां तक ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग का सवाल है, उन दिनों में हमारे फूड एंड सिविल सप्लाईज, लीगल मेट्रोलॉजीज, रेवेन्यू और पुलिस का अमला खास करके सिटीज में, टाउन्स में, मार्केट एरियाज में जाकर के इंस्पेक्शंस करती है। पहले हम फाइन लगाते थे, लेकिन उसमें देखा गया कि जब कोई शॉपकीपर ओवरचार्जिंग करता है और 500 या 1000 रुपए की फाइन दे देता है, पकड़ा जाता है, तब तो लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि वो फाइन तो दे देता है लेकिन फिर लोगों से ही वो वसूल करता है। मतलब जो है वो उतना डेटरेंट कारगर साबित नहीं हो रहा था। अभी हमने इसमें तरीकाकार बदला है। तरीकाकार ये बदला है कि अगर माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट मतलब कहीं वेट में जो है कुछ 1 ग्राम की कमी है या क्वालिटी में कहीं थोड़ा सा खराबी है, उनको जो है फाइन करेंगे। लेकिन ओवर चार्जिंग जो है, कहीं प्राइस फिक्स है 10 रुपए केजी के और उसने 20 रुपए केजी पर, तो उस हालत में सीधा एफआईआर हम लगा रहे हैं। इस साल जो है मेरे ख्याल से आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पिछले 2-3 साल या इवन उससे भी ज्यादा पीरियड में जितने एफआईआर नहीं लगे होंगे उससे ज्यादा एफआईआर इस साल लगा है। फूड एंड सिविल सप्लाईज की जो विंग है वो मैक्सिमम जोर देती है एफआईआर लगाने पर। लीगल मेट्रोलॉजी विंग जो है जो फाइन लगाना ज्यादातर करती है। तो इस साल भी जो है जो ब्लैक मार्केटर्स है, होर्डिंग्स वाले लोग हैं, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको खुली छूट नहीं दे देगा, उनको प्रयास करेगा कि वो कैसे काबू में रहे। 2016 में 400 रुपए मटन का रिटेल रेट फिक्स किया गया था। आज जो है 4 साल हो गए हैं, हमने उसमें 80 रुपए का इजाफा किया, मतलब सालाना 20 रुपए का इजाफा आया। आप अगर किसी भी कमोडिटीज का इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो इतना कभी भी नहीं रहता है। सालाना इन्फ्लेशन रेट जो है, जो होलसेल वाला है वो 5% या 6% तक रहता है और रिटेल वाला मैक्सिमम 10 या 12 तक जाता है। हमने इनको 20% रेट हर सालाना के हिसाब से ज्यादा दिया है। अगर मान लीजिए इस रेट को किसी को ट्रेड करने में मुनाफा नहीं जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको फोर्स थोड़ी कर रही, करने के लिए नहीं कर रही कि आपने करना ही इसी रेट पर। आपको वारा खाता है तो कर लीजिए, नहीं खाता है तो मत कर लीजिए, लेकिन आपको अगर जब ये करना है तो इसी रेट पर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कानून अपना रुख जो है अख्तियार करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को देखना होता है, एक तो पब्लिक का भी देखना होता है, पब्लिक को भी ऐसा न लगे कि बहुत ज्यादा रेट दे दिए। जो वो बात करते हैं कि बाहर के मार्केट में इतने रेट पर उनको मिलते नहीं है, मेरे ख्याल से आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो अगर बाहर के मार्केट से लेते हैं पिछले 1 साल में कौन से दिन पर कितने रेट पर उन्होंने परचेस की है। हमने उनको पूछा है, डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज ने भी पूछा है, एक बार भी उन्होंने इसका जवाब लिखित में नहीं दिया है। बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब फैक्ट्स के बेसिस पर बोलने की बात आती है तो उसमें यहां भी जो उनके जो नुमाइंदे आए थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमारा सीप एंड हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो अफसर यहां प्रेजेंट थे, उन्होंने बकायदा हर एक एक्सपेंडिचर के क्लॉज के हिसाब से एक्सप्लेन किया था कि क्यों उतना ही रेट जायज है, जिसमें उन्होंने 2 लैम्प्स और 100 भेड़े का एग्जाम्पल लेकर के
उनको फीड के लिए कितना एक्सपेंडिचर आता है, फॉडर के लिए कितना आता है, दवाइयों के लिए कितना आता है, कोई नेचुरल डेथ्स भी होते हैं कहीं, वो कितने परसेंट होते हैं, फिर उनको चराई के लिए कितना जाता है, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी उसको चराई का टैक्स भरना पड़ता है, वो कितना देना पड़ता है। उन सब हेड पर जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से 476 रुपीज पर केजी का रेट बनता था। उसी के हिसाब से 480 रुपीज पर केजी रिटेल का रेट फिक्स हुआ है। उसमें कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी करने का सवाल ही नहीं। उसमें दो चीजें थी, एक तो सालाना इन्फ्लेशन रेट कितना रहता है, जो रिटेल में भी 10% से ज्यादा नहीं रहता है। आप भी सर्च कर देंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, किसी भी कमोडिटी का नहीं रहता है। हमने इनको 20% सालाना इन्फ्लेशन रेट दिया। दूसरा कि जो सीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान ने बाकायदा साइंटिफिक तरीके से उसका रेट एनालिसिस किया है, वो भी वहां तक ही जाता था। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है किसी पर थोपने वाली बात नहीं है। आपको अगर विलिंग है तो कर लीजिए, लेकिन करना है तो इसी रेट पर करना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आने वाले दिनों में जो है, जो इसमें एजेंट्स गिरी करते हैं उनके खिलाफ भी एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटने वाली है। एक इसमें ट्रेड आया हुआ है कमीशन एजेंट। कानून कहीं भी नहीं जानता है कि ऐसा कोई ट्रेड रहता है। होलसेलर रहता है, रिटेलर रहता है, ये कौन है कमीशन एजेंट? थोड़ा सा पब्लिक ने भी देखने की जरूरत है। आपको अगर कहीं भी लगता है कि ओवर चार्जिंग कर रहा है तो उसका प्रूफ के साथ, क्योंकि आजकल आपके पास भी स्मार्टफोन्स है, उसमें जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाकी ये कर सकते हैं। वो करते हुए आप हमारी जो टोल फ्री नंबर है उस पर कंप्लेंट कर लीजिए। डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन उसका कॉग्निजेंस